Hello students, welcome back again. As you all know, we are discussing the chapter Control and Coordination, and we have completely learned how control and coordination took place in plants as well as in animals. हमने पूरा डिटेल में उसको जाना. Now let's begin with the various question answers which are mentioned in the NCERT book. तो dear students, जैसे हमारी एनसीईआरटी बुक्स में कुछ क्वेश्चन आंसर्स मेंशन्ड हैं, लेट अस डिस्कस देम. मैंने आपको जैसे जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें जितने एमसीक्यूज लग सकता है, चांसेस हो सकते हैं जिनके एग्जाम में होने के या इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैंने आपको टाइम टू टाइम वो भी बताया है. अब आती है इसके क्वेश्चंस की बारी. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग. हमने ये डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस रहता है. तो रिफ्लेक्स एक्शन बेटा, इट इज अंडर ये किसके कंट्रोल में है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में है. दो थोड़ा रिस्पॉन्स बाद में लर्निंग का रिस्पॉन्स ब्रेन को भी जाता है, बट ये जो वॉकिंग है इट इज होली सोली अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर nervous system, our brain, our nerves, है ना. हम वॉकिंग की स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से वॉकिंग कर सकते हैं. बट रिफ्लेक्स एक्शन, हमें एकदम से स्नीज आ रही है, हम एकदम से किसी शार्प लाइट में एंटर कर रहे हैं तो हमारी आईज जो है वो ऐसे ऐसे करके हमें हमारी आंखें बंद हो रही है, तो ये हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है. तो रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में बेटा बहुत डिफरेंस है. रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो होली सोली अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर स्पाइनल कॉर्ड. मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका रिस्पॉन्स जो है वो ब्रेन को भी जाता है. जैसे हमने किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट को हमने टच किया तो एकदम से हमारा रिस्पॉन्स आएगा, हम हाथ पीछे उठाएंगे, बट जो बर्निंग की सेंसेशन होगी वो हमें रहेगी उसमें. तो ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो लर्निंग है, ये किसने हमें, ये किसके, ये मतलब कहाँ ये रिस्पॉन्स था, ये एक किस्म की मेमोरी जो थी ये ब्रेन के अंडर थी. तो रिफ्लेक्स एक्शन इट इज होली सोली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बट वॉकिंग इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर ब्रेन. वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज अवर स्पीड इन वॉकिंग, बट रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक एडवांस रिस्पॉन्स है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन एट द साइनैप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स. हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो किस तरह के सेल्स हैं. यहाँ से हमारे पास डेंड्राइट्स इसके राइज करते हैं, और ये जो है ये सेल की बॉडी होती है जिसको हम साइटोन बोलते हैं, और यहाँ से ये साइटोन जो है इसका ये एक्सॉन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकलता है, और इसके बीच में प्रॉपर एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ये इसको हम बोलेंगे बेटा साइटोन, और एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एक्सॉन. और एक नर्व दूसरे नर्व के साथ जहां पे जॉइन होती है तो उस जगह को हम क्या, अब यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन जॉइन होगा, है ना. ये इस तरह से मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर इसको बता रही हूँ आपको. ये आ गई हमारे पास नर्व्स की एंडिंग, है ना. तो ये इसको हम बोलेंगे साइनोप्टिक नॉब. ये हम पूरा डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. अब इसी तरह का एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होगी, तो उसके भी ये जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास इसी तरह से आएगा, ये इसी तरह से, है ना. तो ये एरिया जहां पे ये एक न्यूरॉन और ये जो दूसरी न्यूरॉन है वो जहां पे जॉइन होती हैं उस जगह को हम बोलते हैं बेटा साइनैप्सिस. ये हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है कि ये एक न्यूरॉन है, ये मैंने इसका यहाँ से स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरी न्यूरॉन है. ये जिस जगह पे ये दोनों जॉइन कर रही हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं, ये क्या है, साइनैप्सिस. ये एक न्यूरॉन, ये दूसरी न्यूरॉन, ये जिस जगह पे ज्वाइन कर रही हैं वहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, साइनैप्सिस. और साइनैप्सिस में यहाँ से एक न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रही है और इस जगह पे जो मैसेज होगा वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स जो होगा वो रिलीज होगा. यहाँ पे केमिकल्स की फॉर्म में मैसेज रिलीज होगा और यहाँ पे
ये दूसरी न्यूरॉन को फर्दर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा, व्हाट हैपन एट द साइनैप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन, जो दो न्यूरॉन हैं उनके साइनैप्टिक रीजन पे, जिस जगह पे ये जो दो न्यूरॉन ज्वाइन कर रही है वहां पे क्या होगा, वहां पे इंपल्स जो होगी वो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, इन द फॉर्म ऑफ इस जगह पे केमिकल सिक्रीशन सिक्रीट होंगी, और यहाँ पे जो नर्व इंपल्स है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, केमिकल्स सिक्रीट होंगे। यहाँ पे मैसेज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स जाएगा, और ये यहाँ पे ये फर्दर इस न्यूरॉन में जो इंपल्स होगी वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि साइनैप्टिक रीजन में क्या होता है। हमने इसको डिटेल में भी चैप्टर में पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है which part of the brain maintains posture and equilibrium of the body। तो हमने क्या पढ़ा था कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, है ना। तो उसमें सेरिब्रम पढ़ा हमने सेरिब्लम पढ़ा, हमने ऑल्फैक्टरी लोब्स पढ़ी, वी हैव डिस्कस्ड द बोन्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ मेड्यूला, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, आप जरा मुझे बताओ कि कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो पोस्चर मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। तो दैट इज द सेरिब्लम। कौन सा है, सेरिब्लम। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती हम पूजा में जलाते हैं, है ना, हम अपने घर की फ्रेग्रेंस बढ़ाने के लिए जलाते हैं। तो हमें कैसे, हाउ डू वी डिटेक्ट, हमें किस तरह से उसकी फ्रेग्रेंस आ जाती है। तो हमने जाना था कि हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। तो उसी तरह के रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारी ऑल्फैक्टरी लोब्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जो ऑल्फैक्शन, जो स्मेल, फ्रेग्रेंस का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑल्फैक्टरी लोब में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिसेप्टर्स जो हैं, ये जो मतलब जो फ्रेग्रेंस लेने का काम करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं अगरबत्ती की स्मेल, और वो क्या भेजेंगे ब्रेन को, सिग्नल भेजेंगे, और ब्रेन जो है उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। क्लियर हो गया। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं व्हाइल डिटेक्टिंग द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिफ्लेक्स एक्शन इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि बॉडी से क्विक रिस्पॉन्स आता है, और ये जो क्विक रिस्पॉन्स की जो नर्व्स होती हैं वो हमारे पास कहाँ से मैसेज लेके आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। बट जैसे मैं आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम एक हॉट पैन को टच करते हैं तो हमारे बाद में जो हमारा कहीं पे कहीं जले का हमें दर्द होती है, तो वो मेमोरी कहाँ पे है, ब्रेन में। तो ब्रेन का भी रोल रहता है, नो डाउट वेरी स्मॉल इन, मतलब इसका जो रोल है वो इतना ज्यादा नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड का इसमें ज्यादा रोल है रिफ्लेक्स एक्शन में, बट हम ये बोल सकते हैं कि ब्रेन ऑल्सो प्ले अ रोल इन रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर हो गया। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने पिछला लेक्चर में डिटेल में प्लांट हार्मोन्स पढ़े थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। और ये जो फाइटो हार्मोन्स हैं ये ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स। और वैसे ही ग्रोथ इनहिबिटर्स भी होते हैं प्लांट में, जिनको हम बोलते हैं, जिस तरह से एब्सिसिक एसिड है, इथिलीन है, तो दे आर ऑल प्लांट हार्मोन्स। तो अब ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का भी आ सकता है, आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये प्लांट जो है वो नेचुरली सिंथेसाइज करते हैं, और ये इनका सिंथेसिस कहीं एक पर्टिकुलर रीजन में होता है, मोस्टली एट द टिप ऑफ द प्लांट, है ना, वहां पे इनका ये सिंथेसिस होता है, और ये थ्रू आउट द प्लांट बॉडी जो है वो फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए थ्रू आउट द प्लांट बॉडी जो है इनकी फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको, प्लांट हार्मोन्स और रोल क्या है ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट चले हम क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, हमारे पास हमने सेंसिटिव प्लांट की लीफ किसकी एग्जांपल लेके पढ़ी थी? मिमोसा पुडिका की, है ना। ठीक है, और दूसरा क्या ये बोल रहा है कि मूवमेंट ऑफ ए शूट टुवर्ड लाइट। ये है हमारे पास कोई प्लांट हम कंसिडर करते हैं और ये लेट अस सपोज दिस इज ए लाइट सोर्स। तो ये बोल रहा है कि मूवमेंट जो है प्लांट की टुवर्ड्स द लाइट जो है, क्या है इन दोनों में डिफरेंस। तो हमने कल भी पढ़ा था कि जो टच मी नॉट प्लांट है, जिसके लीव्स को हम जैसे ही टच करते हैं तो वो क्या करता है, इट शो ड्रूपिंग, है ना। वो ड्रूपिंग, वो बेंडिंग करेगा, वो अपने आप को बंद कर लेगा। तो ये हमने कौन सा रिस्पॉन्स पढ़ा था, इसको हमने क्या पढ़ा था, इसको हमने पढ़ा था कल हमारे पास दे आर नास्टिक मूवमेंट्स, है ना। और ये डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होती हैं, बट जो हम अगर हम शूट की बात करें तो दे आर मतलब ये जो हो रही है ये मूवमेंट टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर सोर्स हो रही है ना। और यहाँ पे सोर्स क्या है, यहाँ पे सोर्स क्या है, लाइट। तो ये जो मूवमेंट है टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर सोर्स, ये क्या है, ये एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है। और इन मूवमेंट्स को कल हमने किस में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में ट्रॉपिक मूवमेंट्स में। क्लियर हो गया। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमने पढ़ा था, दे आर यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट अकर्स टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर स्टिमुलाई, है ना। तो यहाँ पे मूवमेंट जो है शूट की एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई की तरफ हो रही है। तो स्टिमुलाई क्या है यहाँ पे, लाइट, है ना। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है सेंसिटिव, जो लीव्स है सेंसिटिव प्लांट्स की, इसकी मूवमेंट हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में जाना कि मिमोसा पुडिका की जो लीव्स होती है, जैसे ही उसको एक टच का रिस्पॉन्स जाता है, जिसको हमने सीजमोनास्टिक मूवमेंट पढ़ा था, और हमने ये देखा था कि ये एक नास्टिक मूवमेंट है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, और ये क्या है, ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं होती है। तो क्लियर हो गया आपको इन दोनों में डिफरेंस, है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। तो हमने ग्रोथ प्रोमोटर्स पढ़े थे। प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो हमारे पास ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, लाइक ऑक्सिन, जिबरलिन, है ना। तो ये क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। तो आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ऑक्सिन। तो हमने प्लांट हार्मोन्स को पढ़ा था, कुछ जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और कुछ जो है वो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर्स जो थे वो हमने कौन कौन से पढ़े थे, ऑक्सिन है जो क्या करता है, सेल की इलॉन्गेशन करता है। जिबरलिन है जो हमारे पास ये डोमेंसी में हेल्पफुल होता है, पार्थिनोकार्पिक में हेल्पफुल होता है, जो इलॉन्गेशन ऑफ शूट्स करवाता है ना। फिर हमने इसमें एब्सिसिक एसिड पढ़ा था जो सेल की डिवीजन में हेल्पफुल होता है। ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हमने पढ़े थे ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स में हमने क्या जाना था, हमने एक इथिलीन पढ़ा था जो क्या है, जो हमारे पास गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और दूसरा हमने पढ़ा था एब्सिसिक एसिड जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, है ना। तो आपको किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं। अभी मैंने जितना भी हार्मोन्स के बारे में बताया उनमें से कुछ भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, है ना। मैंने आपको कल भी बताया था कि इथिलीन जो है दिस इज द ये आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि ये किस तरह का हार्मोन है ना। तो दैट इज ए गैसियस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, तो दैट इज द एब्सिसिक एसिड। तो जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ आप उसको अपनी नोटबुक्स में नोट करते जाए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बेटा आपको। हम चले नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस है बेटा जो मेंशन्ड है बुक में। हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट। इसको भी हमने डिस्कस किया था। मैं आपको फिर से बताती हूँ कि ऑक्सिन जो है वो किस तरह से जो टेंड्रिल की ग्रोथ है अलोंग ए पर्टिकुलर सपोर्ट, और हमने ये डिस्कस किया था। लेट अस सपोज करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कोई वुडन है, वुडन पीस है या वुडन की मतलब स्टिक है, जिसके ऊपर ये जो टेंड्रिल जो है वो क्या करेगी, कॉइल करके
प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये मोस्टली हमारे पास पल्सिस की बात करते हैं हम, तो हमारे पास पी प्लांट है उनमें टेंड्रिल्स होती हैं। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि ये जो टिप होती है बेटा हमारे पास टेंड्रिल की, वो जैसे ही किसी कांटेक्ट के टच में आएगी, किसी के टच में आएगी। अब यहाँ पे ये जो मतलब जिसके साथ ये टच हो रही है वो क्या है, दिस वुडन स्टिक। जैसे ही ये वुडन के स्टिक में के कांटेक्ट में आएगी, यहाँ पे हमने जाना था कि ऑक्सिन जो है वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द टिप ऑफ द प्लांट शूट या फिर प्लांट रूट, है ना। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, शूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि टेंड्रिल जो होगी वो शूट पे प्रेजेंट होगी। तो इसकी टिप में क्या प्रेजेंट है, ये है ऑक्सिन प्रेजेंट। अब ऑक्सिन जो होगा जैसे ही ये जो टेंड्रिल है ये किसी टच के कांटेक्ट में आएगी, तो क्या होगा, इसका ऑक्सिन जो होगा वो क्या होगा बेटा, इसका दूसरी मतलब टच के ऑपोजिट जो एरिया है वहां पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑक्सिन इस तरह से ना होके ये किस तरह से हो जाएगा हमारे पास, हमने क्या देखा कि ये टिप है, ये ऑक्सिन जो होगा वो हमारे पास कहाँ शिफ्ट करेगा बेटा, ये इस तरह पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टच वाला एरिया ये है, ये इसके ऑपोजिट साइड शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट करने से क्या होगा हमारे पास, ये हैवियर साइड होगी, ये लाइटर साइड होगी। तो इससे क्या होगा, इसकी थोड़ी ड्रूपिंग होगी, ये यहां से थोड़ा सा ऐसे करके बेंड करेगा, है ना। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये ऐसे करके बेंड करेगा, है ना। अभी भी ऑक्सिन कहाँ है, ऑक्सिन हमारे पास इसकी इस साइड पे है, ये साइड हैवियर होगी, ये साइड लाइटर होगी हमारे पास, है ना। तो अब जब एक साइड हैवियर होगी एक साइड लाइटर होगी, तो यहाँ पे ऑक्सिन क्या करेगा, सेल की इलोंगेशन करेगा। सेल की इलोंगेशन करने से हमारे पास इस जगह पे ज्यादा ग्रोथ होगी और इस जगह पे लेस ग्रोथ होगी, है ना। इस जगह पे मोर ग्रोथ होगी और इस जगह पे लेस ग्रोथ होगी। तो जब मोर ग्रोथ इस जगह पे होगी, ये इसकी बेंडिंग इस आगे की तरफ होगी। तो जब आगे की तरफ बेंडिंग होगी तो हमारे पास ये जो टेंड्रिल की लेंथ बढ़ेगी और टेंड्रिल जो है वो सपोर्ट के आगे पीछे कॉइल करेगी। क्लियर हो गया आपको। हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि ऑक्सिन ये हमारे पास टेंड्रिल की टिप जैसे ही किसी के कांटेक्ट में आएगी, इसके टिप के ऊपर हमारे पास ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सिन जो होगा वो कांटेक्ट की ऑपोजिट साइड शिफ्ट करेगा और जैसे ही ये कांटेक्ट की ऑपोजिट साइड शिफ्ट करेगा, हम ये जानते हैं कि ऑक्सिन टिप पे प्रेजेंट होता है तो वो टिप की सेल की इलोंगेशन करता है। अब वो साइड पे शिफ्ट हुआ तो वो सेल की इलोंगेशन करेगा, बट कहाँ करेगा, साइड वाइज इलोंगेशन करेगा। साइड वाइज इलोंगेशन करने से इस साइड ज्यादा ग्रोथ होगी और यहाँ पे क्या होगी, लेस ग्रोथ होगी। जब यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ होगी, ये जो है ये नीचे की तरफ, ये आगे की तरफ इसकी इलोंगेशन होगी और हमारे पास टेंड्रिल जो है वो आगे आगे उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी और वो एक किसी सपोर्ट के आगे पीछे कॉइल करेगी। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, तो डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। अब हाइड्रोट्रोपिज्म रिकॉल करो, मैंने क्या बताया था आपको, हाइड्रो मीन्स वाटर, ट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट। तो जो वाटर के तरफ मूवमेंट होता है दैट इज द हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। तो हमने कल भी एग्जांपल ली थी कि लेट अस सपोज, हम सपोज करते हैं कि ये कोई एक प्लांट है और ये प्लांट की रूट्स है ना। तो यहाँ पे कोई वाटर का सोर्स है, तो यहाँ पे क्या है, वाटर प्रेजेंट है। यहाँ क्या है, वाटर क्या है, यहाँ क्या है बेटा, वाटर प्रेजेंट है ना। तो हमारे पास ये जो वाटर होगा, आप देखोगे कि जो रूट्स होंगी वो हमारे पास शिफ्ट करेंगी, मतलब उसकी मूवमेंट जो होगी वो टुवर्ड्स वाटर होगी। तो हम ये बता सकते हैं कि जो प्लांट जो है वो क्या शो कर रहा है हमें, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म
हाइड्रोट्रोपिज्म। प्लांट क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्यों? क्योंकि उसकी जो रूट्स है दे आर शोइंग बेंडिंग टुवर्ड्स दिस सोर्स ऑफ वाटर। तो हम इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं कि एक किसी एरिया में हमने प्लांट लगाया और वहां पे साथ में सोर्स ऑफ वाटर सोर्स रखा, है ना। तो हम देखते हैं कि जो प्लांट की रूट्स हैं इट शोज बेंडिंग, लिटिल बिट बेंडिंग टुवर्ड्स दैट सोर्स ऑफ वाटर। तो जिसको हम बोल सकते हैं कि प्लांट जो है वो हमारे पास क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके हम ये बता सकते हैं कि हाउ प्लांट शोज हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स? केमिकल की बात कर रहे हैं तो इसी वक्त आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर हम केमिकल की कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं इसे, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हार्मोन्स की, है ना। तो जब हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होती है। तो हमने इसको भी डिटेल में जाना था कि हमारे ब्रेन में एक हार्मोन है जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो ब्रेन की स्टेम में प्रेजेंट है, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज, इन सब की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। बट वो खुद भी हाइपोथैलेमस जो है उसके सिक्रीशंस के कंट्रोल में है ना। तो ये सिक्रीशंस जो है ये नो डाउट ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर एरिया से ये सिक्रीशंस रिलीज होती हैं, जिनको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। बट ये जो सिक्रीशन सिक्रीट होकर डायरेक्ट कहाँ जाती हैं? ब्लड में, है ना। तो ब्लड में जब ये सिक्रीशन सिक्रीट होती हैं ये एक पर्टिकुलर टारगेटेड ऑर्गन या पर्टिकुलर एरिया में जाके अपना इफेक्ट जो है वो बताती है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में हार्मोन्स के थ्रू होती है और हार्मोन्स जो हैं वो एनिमल्स में एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, जो क्या है? एक डक्टलेस ग्लैंड। और ये डक्टलेस ग्लैंड जो हैं वो अपनी सिक्रीशंस कहाँ सिक्रीट करते हैं? डायरेक्टली इनटू द ब्लड। क्लियर हो गया आपको कि हार्मोन्स कौन सिक्रीट करते हैं? हमारे पास डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। और इन सिक्रीशंस को हम क्या, ये पूरा सिस्टम बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है एनिमल्स में। चले हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज इट एडवाइज्ड टू यूज आयोडाइज्ड सॉल्ट इन द डाइट? तो हमने जाना था कि जो हमारे पास नेक रीजन पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड है ये क्या हार्मोन प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन, जो क्या करता है? हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में जो फैट्स की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है। बट ये जो थायराइड ग्लैंड है जो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ना, ये थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन जो है उसको फर्दर एक जो हमारी डाइट में जिसका हम इंटेक करते हैं दैट इज द आयोडीन। तो आयोडीन का इंटेक जो है वो इसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट इसीलिए प्रेफर करा जाता है ताकि जो हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड है वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। क्लियर हो गया? इसीलिए जो सॉल्ट हम खाते हैं, आपने देखा होगा सॉल्ट के पैकेट्स के ऊपर लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। थायरॉक्सिन की फिर सिक्रीशंस अलग-अलग है ना, T3 T4, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये जानेंगे थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है। जो हमारी इसका फंक्शन क्या है वो भी मैंने आपको बताया। बट इस थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को एक मिनरल होता है जिसको हम बोलते हैं आयोडीन। आयोडीन हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो तो हमारा ये थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग करता है। हमने देखा होगा थायराइड हार्मोन, थायराइड जो ग्लैंड है जो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, इसके ज्यादा अमाउंट अगर बॉडी में सिक्रीट हो, उसके भी मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, और अगर कम अमाउंट में सिक्रीट हो तब भी हमारी बॉडी में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे, है ना। हमने जाना था ना ये
ड्वार्फिज्म वगैरह, है ना। तो ये आ गए हमारे पास कि व्हाई इज इट इज एडवाइज्ड टू यूज आयोडाइज्ड सॉल्ट इन द डाइट। क्लियर हो गया। चले हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है बेटा, हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। अब ये क्या है एड्रेनलिन, ये भी हमने पढ़ा था, दैट इज ऑल्सो ए हार्मोन। कौन सिक्रेट करता है, एड्रीनल ग्लैंड, ये भी हमने जाना है ना। तो इस हार्मोन को हम ये जब हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रेट होता है तो हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉडी जो है वो मसल्स को ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो हमारे मसल्स को चाहिए होगा, तो ब्लड प्रेशर, ब्लड जो है वो ज्यादा फोर्स से रिलीज होगा हमारे मतलब हार्ट से। हमारी जो आईज का जो प्यूपिल का साइज है वो भी बढ़ जाएगा। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में वो एक्शंस करवाने में हेल्पफुल होता है जो हमें स्ट्रेस कंडीशन में या फिर फाइट रिस्पॉन्स में हेल्पफुल होती हैं कोप अप करने के लिए। ठीक है, ये हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, ये हमारे मतलब हार्ट को मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगा और हमारी जो मसल्स है उसको ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और जो हमारी डाइजेशन या फिर जो हमारी डाइजेशन के रिलेटेड एक्टिविटी होगी उस टाइम वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डाइजेशन का उस टाइम कुछ भी लेना देना नहीं है। तो हमारी जो जितनी भी हमारी मतलब ये जो मैंने आपको एक्टिविटीज बताई, ये एड्रेनलिन क्या करता है, ब्लड में सिक्रीट होके उनको इंक्रीज करवाता है और हमारी बॉडी का जो फाइट रिस्पॉन्स है उसमें हेल्पफुल होता है करने के लिए। क्लियर हो गया आपको। तो नेक्स्ट है, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। अब ये इंसुलिन क्या है भाई, इंसुलिन इज बेसिकली अ प्रोटीन, और ये इंसुलिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हमने क्या पढ़ा था, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, है ना। पैंक्रियाटिक ग्लैंड जिसको हमने जाना था कि वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है ना। बट हमने ये जाना था कि जो इसका एंडोक्राइन मतलब सिस्टम है वो एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। और ये कब सिक्रीट होता है, जब हमारे ब्लड के बीच में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है। जब ब्लड के बीच में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा तो हमारा जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड है वो क्या करेगा, इंसुलिन की सिक्रीशन करवाएगा। और इंसुलिन की सिक्रीशन होने से क्या होगा, जो ब्लड के बीच में एक्सेस ग्लूकोज है उसकी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब जितनी एब्जॉर्प्शन चाहिए उतनी हो गई, उसके बाद एक ऐसा रिस्पॉन्स जो है वो वर्क करेगा जो सिग्नल भेजेगा कि हाँ अब ग्लूकोज की जितनी रिक्वायरमेंट थी ब्लड में उतनी मेंटेन हो चुकी है। तो बॉडी का जो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म होता है, हमने उसको भी डिटेल में जाना था कि बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव हो जाएगा और क्या करवाएगा, इसकी इंसुलिन की जो सिक्रीशन है उसको बंद करवाएगा। ठीक है, और ये जो अगर इसकी अमाउंट, ग्लूकोज का अमाउंट हमारी बॉडी में ज्यादा होगा, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो बार बार यूरिनेशन होगी उसे, और उसकी मतलब उसके जो किडनीज होगी उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो व्हाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। अब आई कि हमारे पास जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी का जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड है वो उतने अमाउंट में इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा है जितना चाहिए था ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन के लिए उनके ब्लड से। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, हमने ये भी जाना कि इंसुलिन जो है वो किस तरह से काम करता है, और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्यों कुछ पेशेंट्स को, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, दे आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। क्लियर हो गया, क्योंकि बिकॉज the pancreatic gland present in their body, it doesn't secrete enough amount of insulin जो क्या कर सके, उनकी बॉडी से ग्लूकोज का जो एक्सेस अमाउंट है उसको एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर है बेटा ये भी आपको। तो हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारे पास ये एमसीक्यूज है
जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, तो कौन सा प्लांट हार्मोन है आप बताओ? इंसुलिन क्या है? क्या ये प्लांट का हार्मोन है? नो, इट इज एनिमल हार्मोन। थायरॉक्सिन क्या है? ये भी एनिमल की बॉडी से सिक्रीट होता है। ऑस्ट्रोजन ये भी एनिमल की जो फीमेल बॉडी होती है वो सिक्रीट करती है। साइटोकाइनिन दिस इज अ प्लांट हार्मोन। क्लियर हो गया? तो इसका कौन सा आएगा? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, हमने क्या जाना था? ये एक हमारे पास एक नर्व सेल, उसकी डेंड्राइट्स, और ये जो दूसरा नर्व सेल था उसका एक्सॉन की, उसकी डेंड्राइट, इसके बीच में जो गैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जहां जिसके थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड साइनैप्स। ठीक है, तो डेंड्राइट क्या है? डेंड्राइट सेल, जो न्यूरॉन सेल की जो साइटोन है उससे जो हेयर लाइक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स निकलते हैं उनको हम डेंड्राइट बोलते हैं। एक्सॉन क्या है? जो सेल की बॉडी है जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नर्व सेल की जो बॉडी है जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। और इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज ए फॉर्म ऑफ वेव, है ना, जो ट्रेवल करती है। तो क्लियर हो गया आपको ये? नेक्स्ट है द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ब्रेन ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन से फंक्शन करेगा? थिंकिंग, यस, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ थिंकिंग। Regulating the heartbeat, yes, it also regulate the functioning of heartbeat. बैलेंसिंग द बॉडी, बॉडी को बैलेंस भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, साइकिलिंग जो है हम उसमें प्रॉपर बैलेंस बना पा रहे हैं, हम स्विमिंग के दौरान बैलेंस बना पा रहे हैं। तो हमारी बॉडी का जो ब्रेन है उसका कौन सा पार्ट जो है वो इसमें हेल्पफुल होता है? तो जो ब्रेन है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगी? ये तीनों काम करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। दैट मीन्स द ट्रू ऑप्शन इज ऑल द अबव। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट चले हम, नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसमें ये लास्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन अवर बॉडी? थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, व्हाट प्रॉब्लम आर लाइकली टू अराइज। अब इसमें देखो कितने सारे क्वेश्चंस मिक्स किए गए हैं इन्होंने। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन अवर बॉडी। तो रिसेप्टर जो है वो क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में? रिसेप्टर स्टिमुलाई को का एक्शन को रिसीव करते हैं और उनको थ्रू नर्व सेल, है ना, थ्रू नर्व सेल वो मैसेज जो है वो पहुंचाते हैं ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। तो रिसेप्टर जो है, समझ आया आपको, रिसेप्टर ही स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, है ना। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी फोटो रिसेप्टर जो लाइट के स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, फोनो रिसेप्टर जो साउंड के रिस्पॉन्स को रिसीव करते हैं, स्किन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो सेंसिटिविटी को मतलब सेंसिटिविटी को पहचानते हैं। टंग के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम गस्टो रिसेप्टर्स बोलते हैं, वो हमारे पास ये जो टेस्ट होते हैं स्वीट सॉल्टी उनको उनके रिस्पॉन्स को पहचानते हैं। तो ये आ गए फंक्शन रिसेप्टर्स के। अब थिंक ऑफ ए सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को थिंक करो वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, रिसेप्टर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट प्रॉब्लम आर लाइकली टू अराइज? लेट अस सपोज हमारी टंग के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं जो हमें टेस्ट करवाते हैं लाइक सॉल्टी स्वीट बिटर, है ना, हमारी टंग के ऊपर ये रिसेप्टर्स अगर काम नहीं कर पाए तो हमें ये टेस्ट आएंगे? हमें ये टेस्ट नहीं आएंगे। तो हम ऐसी सिचुएशन को और मतलब सेंस कर सकते हैं कि अगर हमारी आईज जो है वो लाइट के रिसेप्टर को पहचान ना पाए, हमें पता ही नहीं चलेगा लाइट ज्यादा कब है, लाइट जो है वो डिम अमाउंट में कब है ना। तो ये रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारी बॉडी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर एयर जो है वो साउंड के रिसेप्टर को सुन ही ना पाए, पहचान ना पाए, तो एक इम्पल्स जाएगी ब्रेन को? नहीं जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा शोर कहाँ पे है या फिर साइलेंट मोड कहाँ पे है। तो ये रिसेप्टर्स जो है ये हमारी बॉडी में बहुत फंक्शनल होते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज? तो मैंने आपको एक टंग की एग्जांपल देके समझाया कि ये ना होने से हमें टेस्ट जो होंगे वो हम पहचान नहीं पाएंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। हम अब हम अच्छे से एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर तो हम अच्छे से बना सकते हैं और उसके फंक्शंस को भी हम अच्छे से
बता सकते हैं, है ना। नर्व सेल के फंक्शन में मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। एक तो उसमें सेल बॉडी होगी जिसको हम साइटोन बोलेंगे, दूसरा इसमें एक्सॉन होगा, इसमें डेंड्राइट्स होंगे, इसमें जो हमारे पास एक्सॉन की जो लास्ट में ब्रांचिंग होती है वो वहां पे कुछ ग्लोब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं, है ना। और जो एक्सॉन के ऊपर फर्दर हमारे पास माइलिन की शीट होती है जो कौन से सेल सिक्रीट करते हैं, श्वान सेल सिक्रीट करते हैं। और ये माइलिन की शीट किस लिए फंक्शनल होती है, ये क्या करती है, मैसेज को फास्ट पहुंचाने में हेल्पफुल होती है। और इसी बेसिस पे हम न्यूरॉन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक वो न्यूरॉन जो माइलिनेटेड है जिसके ऊपर माइलिन की शीट प्रेजेंट है, और दूसरे वो न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिन की शीट एब्सेंट है, दे आर नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल्स। क्लियर हो गया आपको। तो इनके आपको ये आ गई सेल बॉडी जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस है, ये एक्सॉन जो हमारे पास क्या करता है, सेल बॉडी के साथ कनेक्टेड है, या साइटोन से कुछ हेयर लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। और साइनेप्टिक नॉब पे ही जो हमारे पास इम्पल्स है वो क्या होती है, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको, इसके फंक्शंस क्लियर हो गए। अब एक और चीज है बेटा, ये जो नर्व सेल है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये किसी मसल्स के ऊपर आके अगर ये नर्व सेल जो है वो सॉरी वो ब्रांचिंग शो करता है, तो उस टाइम हम ये नर्व सेल जो है वो मसल के सेल ने मसल के फाइबर के ऊपर ब्रांचिंग शो कर रहा है, अपनी नर्व के मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। क्लियर हो गया इन दोनों में डिफरेंस आपको, इसका फंक्शन क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिग्नल नहीं हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट। तो मुझे लग रहा है ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से जानते हो, हमने इसको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है कि फोटोट्रोपिज्म, फोटो मींस लाइट एंड ट्रोपिज्म मींस मूवमेंट, किस तरह से लाइट के रिलेटेड मूवमेंट होती है प्लांट में। हमने पिछले लेक्चर में एक एक्सपेरिमेंट से जाना था कि हम एक डार्क रूम लेते हैं, उसमें एक प्लांट रखते हैं और एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट उसमें रखते हैं। तो हमने थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि जो प्लांट जो है वो उसने मूवमेंट शो की टुवर्ड्स दैट सोर्स ऑफ लाइट, है ना। जो एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट रूम में रखा था उसकी तरफ प्लांट ने मूवमेंट शो की है ना। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स, प्लांट्स में फोटोट्रोपिज्म किस तरह से होती है। तो फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले समझाई। हमने क्या जाना कि जो प्लांट की टिप होती है वो किसके सिंथेसिस करती है, ऑक्सिन की। ऑक्सिन जो है वो हमेशा प्लांट की शूट की टिप में या फिर प्लांट की रूट की टिप में प्रेजेंट होगा। और ये ऑक्सिन जो है अगर यूनिफॉर्मली लाइट आ रही है तो हमारे पास ऑक्सिन जो होगा वो टिप पे ही प्रेजेंट रहेगा। लेकिन लेट अस सपोज यूनिफॉर्म सोर्स नहीं है लाइट का, लाइट किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका ऑक्सिन जो होगा वो बेंडिंग शो करेगा टुवर्ड्स द शेडर साइड। और ऑक्सिन जो है वो जब बेंडिंग करता है टुवर्ड्स द शेडर साइड, हमने पीछे भी जाना, ये साइड जो है वो हेवियर हो जाती है एंड दिस साइड इज लाइटर, है ना। अब ऑक्सिन क्या करेगा, यहाँ पे सेल की इलोंगेशन करवाएगा, और सेल की इलोंगेशन करने से क्या होगा, ये एरिया ज्यादा इलोंगेट होगा, ये कम होगा, यहाँ पे ज्यादा सिंथेसिस होगी, यहाँ कम होगी, तो जिससे क्या हो जाएगा, इसकी थोड़ी सी बेंडिंग हो जाएगी। और ये बेंडिंग होने से हम ये देखेंगे कि प्लांट जो है वो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट जो है उसने बेंड किया है। क्लियर हो गया, हमने ये पीछे भी डिटेल में जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which signal will get disrupted in case of spinal cord injury। अगर हमारी स्पाइन की इंजरी होती है तो कौन सा सिग्नल जो है वो डिस्ट्रप्टेड होगा। हमने अच्छे से पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करती है। यस अब आप बताओ मुझे,
यस, वो रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। तो अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है तो रिफ्लेक्स एक्शंस होंगी? नहीं होंगी, है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शंस जो होंगी वो क्या होंगी? नहीं होंगी। तो मोस्टली जो हमारी बॉडी के रिफ्लेक्सेस होंगे वो इतने शार्प नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन अराइज करेगी इन केस ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। अब पिछला क्वेश्चन था हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन एनिमल्स, ये है किस तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है प्लांट्स में। अब जब नाम आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन का तो यहीं से ही आप समझ आया करो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है हार्मोन्स की बात, है ना। तो हमने जाना कि प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं वो कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में सिंथेसाइज होते हैं और ये थ्रू आउट द प्लांट बॉडी जो है वो पहुंचाए जाते हैं फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और फॉर वेरियस अदर पर्पसेस के लिए। जैसे हमने पिछले लेक्चर में हम डिटेल में जान चुके हैं कि जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं। ऑक्सिन का फंक्शन क्या है, जिबरलिन का, साइटोकाइनिन का, इथिलीन का, एब्सिसिक एसिड का, इन सब के फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग है, ठीक है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है प्लांट्स में? थ्रू थ्रू केमिकल मैसेंजर्स। और ये केमिकल मैसेंजर्स क्या है? दे आर ऑल हार्मोन्स। और ये कौन सिंथेसाइज करता है? ये प्लांट जो है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। नो डाउट दे कैन बी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बट यूजुअली दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इटसेल्फ। क्लियर हो गया बेटा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। क्या जरूरत पड़ गई, नीड क्या है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनिज्म में हो सके। तो आप मुझे बताओ, हमने पूरा फुल फ्लेज चैप्टर हमने स्टडी किया, हमने विद एग्जांपल स्टडी किया कि कैसे एक क्रिकेट के मैच में बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट करती है, एक बॉल को कैच करने के लिए जाती है, उसके साथ साथ उसकी बॉडी की आर्म्स, उसकी लेग्स, उसका ब्रेन जो है, उसकी सेंसेस जो हैं वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करती हैं। तो अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या जरूरत है। तो नीड ये हो सकती है कि जो चेंज इन्वायरमेंट है उसमें इजिली से वो रिस्पॉन्ड कर सके, है ना। जो इन्वायरमेंट उसके आगे पीछे चेंज हो रहा है उसमें आसानी से वो रिस्पॉन्ड कर सके। अगर वो रिस्पॉन्ड अच्छे से करेगा तो उसका सर्वाइवल रेट बढ़ेगा, है ना। और मतलब इन शॉर्ट यही है कि नीड होनी, मतलब विदाउट बॉडी के अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो उसका सर्वाइवल रेट जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा। अगर उसको एक हॉट पैन है, उसकी सेंसिटिविटी नहीं आ रही है तो वो हाथ पीछे नहीं करेगा। अगर हाथ पीछे नहीं करेगा उसके जलने के चांसेस, हाथ के जलने के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। तो एक ऑर्गेनिज्म को उसका सर्वाइवल रेट बढ़े, वो अच्छे से एक चेंज इन्वायरमेंट में फिट हो, उसके लिए उसकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर इनवॉल्यूंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो रिफ्लेक्स एक्शन भी हमने अच्छे से पढ़ा, हमने इनवॉल्यूंटरी एक्शंस भी हमने अच्छे से पढ़ा कि ये वो एक्शंस होती हैं जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होती। जैसे हमने एग्जांपल देखी थी कि हमारी जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है, हमारी जो आई की ब्लिंकिंग हो रही है, दे आर ऑल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स, एक्शंस, है ना। और ये किसके कंट्रोल में होती हैं? ये होती हैं हमारे ब्रेन के कंट्रोल में, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में, हमारी नर्व्स के कंट्रोल में, है ना। तो ये जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं ये इन सब के कंट्रोल में होती हैं। बट जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमारे पास होली सोली स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होती है। मतलब वो ब्रेन के कंट्रोल में होती है, ज्यादा नर्व्स के कंट्रोल में होती है। ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको कवर करता है। स्पाइनल कॉर्ड भी करेगा बट नॉट इन दैट मच अमाउंट जितनी ये रिफ्लेक्स एक्शन को कवर करता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस वो एक्शंस हैं जो हमारी जो ब्रेन है उसको कंट्रोल करता है, और जो हमारी रिफ्लेक्स एक्शन है वो होली सोली स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होती हैं। ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं ये
टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द इनवॉल्यूंटरी एक्शन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि हमारी आई की ब्लिंकिंग हो रही है, तो ये हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है। हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं है। हम सोए सोए भी बॉडी की जो ब्लड की पंपिंग है वो हमारे हार्ट से हो रही है। तो ये जो हमारे पास इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बट जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जैसे मैंने अभी आपको सिंपल एग्जांपल से बताया कि ब्लिंकिंग ऑफ आई comes under the example of involuntary action, बट अगर हम तेज लाइट में बाहर जाते हैं तो विदाउट सोचे समझे हमारा हाथ जो है वो एकदम से आगे आ रहा है और हमारी आईज जो है वो बंद हो रही है, तो ये एकदम से बॉडी का रिफ्लेक्स वर्क किया, तो ये यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्स एक्शन में। क्लियर हो गया इन दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इन हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो अगर हम बात करें नर्वस की मैकेनिज्म की और दूसरी बात करें अगर हार्मोनल मैकेनिज्म की, तो जो नर्वस मैकेनिज्म है वो उसमें हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, हमारी नर्व्स आती हैं। हार्मोनल में हमारा कौन सा आता है? एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। इसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गया, इसमें हमारा एंडोक्राइन सिस्टम आ गया। ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, किस तरह से नर्वस मैकेनिज्म है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ये हमारा उन्हीं सेल्स के ऊपर वर्क करेगा जो डायरेक्ट कांटेक्ट है विद द नर्व सेल, है ना। और बट ये जो हार्मोनल मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है, ग्लैंड से सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं और वो ब्लड स्ट्रीम से फिर टारगेटेड ऑर्गन के ऊपर वर्क करता है ना। यहाँ पे ये जो नर्वस सिस्टम, जो नर्वस मैकेनिज्म है वो हमारे पास फास्ट मैकेनिज्म है। इसको कंपेयर करें तो ये कंपैरेटिवली क्या है, स्लो एज कंपेयर टू नर्वस मैकेनिज्म, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसमें हमारे पास क्या है, ये एक फास्ट मैकेनिज्म है, ये उन्हीं सेल्स के ऊपर अच्छे से एक्शन होगी जो डायरेक्ट कांटेक्ट है नर्व सेल में। अगर इसके एडजॉइनिंग सेल है तो वो अगर वो नर्व सेल ये नर्व फाइबर के कंट्रोल में या कांटेक्ट में नहीं है तो हो सकता है इसमें वो रिस्पांस जो है वो अच्छे से ना आए। बट इसमें सारे के सारे जो मतलब सेल्स जो हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। ये एक फास्ट रिस्पांस है नर्वस मैकेनिज्म, ये एक हार्मोनल कंट्रोल जो है वो एक स्लो मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ आया कि नर्वस मैकेनिज्म कैसे है और हार्मोनल मैकेनिज्म कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का किस तरह से एनिमल्स में। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच द मूवमेंट टेक प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट। अब सेंसिटिव प्लांट में किस तरह से मूवमेंट होती है उसका डिफरेंस किस तरह से है मूवमेंट इन अवर लेग्स। तो सेंसिटिव प्लांट में हमने पहले ही देखा, हमने मिमोसा पुडिका की एग्जांपल लेके देखा कि जो टच मी नॉट प्लांट है उसको जैसे ही हम टच करेंगे तो एक किस्म का टर्गर प्रेशर जो है उसके सेल से रिलीज होगा और वो जो प्लांट होगा या फिर वो पर्टिकुलर एरिया जो टच के कांटेक्ट में आएगा वो कर्लिंग शो करेगा। तो इसको हम नास्टिक मूवमेंट बोलते थे जिसको हमने नाम दिया था सीज़्मो नास्टिक मूवमेंट, है ना। तो ये क्या थी, ये एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है कि ये सेंसिटिव प्लांट की जो सीज़्मोनास्टिक मूवमेंट है ये एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। बट जो मूवमेंट है हमारी लेग्स में वो उसमें मसल्स वर्क कर रही हैं, उसमें बोन वर्क कर रही है, उसमें हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है ना। हम अपनी लेग्स की मूवमेंट को उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, हम उसकी स्पीड को स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेक यहाँ पे जो जिस तरह से मूवमेंट हो रही है एक सेंसिटिव प्लांट में हम उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। इसमें हमारे पास बॉडी में जो हमारे पास मसल सेल्स होते हैं उनमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनकी कंट्रैक्शन की वजह से हमारा जो मसल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हमारी बोन की मूवमेंट है हो रही है, उसमें बोन मूव कर रही है और रिस्पॉन्स ब्रेन से आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है, नर्व इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे। बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नर्व वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती, तो जो हमारी मूवमेंट होती है एक सेंसिटिव प्लांट में दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट इन अवर लेग्स। क्लियर हो गया आपको। तो ये हमने
अपने से कोशिश की है इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। तो बेटा इनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, फोटोट्रोपिज्म, ये इनवॉल्यूंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन, नीड फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनिज्म में, या फिर हाउ डज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स या फिर एनिमल्स। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको मतलब किसी भी फॉर्म में आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, आपको शॉर्ट आंसर में, आपको असर्शन एंड रीजनिंग में क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं। तो आपको आई थिंक अब हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है इन क्वेश्चन आंसर्स को। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।